हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और आज हम अपना जो तीसरा चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधन एवं प्रतिष्ठा। आपको मैं क्लियर कर दूं इस टॉपिक से कि जो संसाधन है वो संसाधन मतलब राज्य में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते थे। और प्रतिष्ठा यानी कि जो सम्मान है या जो शक्ति है यदि किसी को प्राप्त है, तो जो समाज के संसाधनों पर कितना अधिकार है ये उस समय के व्यक्तियों की प्रतिष्ठा पर, यानी उस समय जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते थे उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाते थे। अर्थात मैं अगर उदाहरण दूं आपको, तो उदाहरण से समझने का प्रयास करिए कि जैसे मान लीजिए अगर किसी साम्राज्य में भूमिहीन किसान हैं या मजदूर हैं या मछुआरे हैं या पशुपालक हैं, कृषक हैं या मतलब शिल्पकार हैं, शिकारी हैं, तो अगर वे अपने साम्राज्य में किसी प्रकार के संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें किसी न किसी आज्ञा का या किसी की अनुमति का मतलब उन्हें आवश्यकता होती थी। और साथ में उन्हें मतलब ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करने पर उन्हें कर वगैरह भी अदा करना पड़ता था। लेकिन ये सब क्यों होता था? क्योंकि वो समाज के जो हैं वे मतलब साधारण से व्यक्ति होते थे और इनके पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती थी। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो समाज में जैसे सर्वशक्तिशाली जो समाज था, जैसे राजा होता था या उनके मंत्रीगण होते थे या मुखिया होता था, अगर वो किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करता था तो उसे किसी की परमिशन, किसी की आज्ञा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी और साथ में उसे किसी प्रकार का कर वगैरह अदा नहीं करना होता था। तो ये पॉइंट आप इसके माध्यम से समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, ये जो लाइन है आप ध्यान से देखेंगे। आर्थिक संसाधनों के अध्ययन से पता चलता है कि जो दास होते थे या भूमिहीन या खेतीहर मजदूर, मछुआरे या पशुपालक, कृषक, मुखिया, शिल्पकार, वाणिज्यिक या राजा आदि, ये सभी जो थे ये इनका जो सामाजिक स्थान था वो इस बात पर निर्भर करता था कि जो है आर्थिक संसाधन उनके नियंत्रण में कितनी हद तक होते थे। यानी कि जो राजा होता था वो तो पूरे राज्य का मुखिया होता था और सारे राज्य के जो भी उपलब्ध संसाधन होते थे वो उसके अधीन होते थे। वो किसी भी समय उनका प्रयोग कर सकता था, उसे किसी भी प्रकार की आज्ञा या अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। इस वजह से जो राजा की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा जो है ऊंची होती थी और उसका सभी सम्मान करते थे। लेकिन एक आम जन, जो राज्य में रहने वाला एक आम नागरिक है, एक आम मनुष्य है, जो छोटे मोटे काम धंधे करने वाला व्यक्ति है, वो अगर किसी भी संसाधन का प्रयोग करता था तो उसे सबसे पहले राजा की जो है परमिशन की आवश्यकता होती थी। और साथ ही साथ उसे उन संसाधनों के बदले, जैसे मान लो भूमि, अगर भूमि पर वह जो है खेती करता था तो उसे जो है उसे कर के रूप में कुछ हिस्सा जो है कृषि का कुछ हिस्सा राजा को देना पड़ता था। ये आपको इसको समझ में आ गया होगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। देखिए, उस समय के हम अगर समाज के विषय में अगर हम पढ़ें, ये जानकारियों से हमें जो उपलब्ध स्रोत हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि समाज में भी अंतर था। अंतर कैसे? मतलब कि जो समाज में स्त्री और पुरुष में भेद था, अंतर था दोनों में। क्योंकि जो संपत्ति होती थी उस पर स्त्री का और पुरुष का भिन्न भिन्न अधिकार होता था। ये बात हमें इस बात को दर्शाती है कि मतलब समाज में जो है वो लिंग भेद था। देखिए, मनुस्मृति जो ब्राह्मण जो शास्त्र था उसके अनुसार क्या बताया गया है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पुत्रों में बांटी जाती थी। यानी कि
अगर आप इससे ध्यान दें तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जो समाज में लड़कियों की कोई जो है इतना लड़कियों का इतना कोई महत्व नहीं होता था, क्योंकि देखिए पिता की संपत्ति में जब पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था, इसका मतलब पुत्रियों का समाज में इतना ऊंचा स्थान नहीं होता था। जो संपत्ति होती थी वो जो है पुत्रों में बांट दी जाती थी। सेकंड पॉइंट है ज्येष्ठ पुत्र को विशेष हिस्सा दिया जाता था। मतलब आपने देखा भी होगा, अगर हम इतिहास को उठा करके पढ़ें तो हम देखेंगे कि जो राजा होता था, राजा की मृत्यु के बाद या राजा के मतलब पद त्याग के बाद क्या होता था, सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे उसका जो है उत्तराधिकारी मान लिया जाता था, यानी कि जो राजगद्दी पर अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसकी जो है विशेष जो वैल्यू होती थी और ज़्यादातर जो है उसे विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह के दौरान मिले उपहार पर स्त्री का अधिकार था। यानी कि विवाह के समय जैसे मान लो उसके पिता के द्वारा या सगे संबंधियों के द्वारा जो भी उपहार उसे दिए जाते थे केवल उन्हीं पर उसका अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट है यह संपत्ति उसकी संतान को विरासत में मिलती थी। यानी कि जो भी उपहार में मिली हुई वस्तुएं होती थी वो अपनी उन वस्तुओं को अपनी जो है संतान को विरासत में, यानी कि वो अपनी ओर से उन्हें ये दे सकती थी। नेक्स्ट है आपका पति का उस पर अधिकार नहीं होता था। मतलब जैसे विवाह के समय जो माताएं हैं, माता पिता क्या होते हैं, सगे संबंधी, वो पुत्री को बहुत सारा जो है दान में बहुत सारी वस्तुएं दे देते हैं, उपहार स्वरूप बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं। तो उस पर केवल स्त्री का अधिकार होता था, पति का कोई अधिकार नहीं होता था। स्त्री पति की आज्ञा के बिना गुप्त धन संचय नहीं कर सकती थी। मतलब अगर स्त्री जो है गुप्त धन संचय मतलब छुपा करके किसी भी चीज़ को संग्रहित या संचय नहीं कर सकती थी, उसे जो है अपने पति को इस सभी बातों के बारे में विषय में बताना होता था। यानी ये अधिकार भी उस समय स्त्रियों के पास नहीं था। नेक्स्ट है उच्च वर्ग की जो औरतें थी वो संसाधनों पर अधिकार रखती थी। संसाधनों पर मतलब जैसे राजा हैं, राजा की जो रानियां होती थी या जो सम्राट है, सम्राट की जो सम्राज्ञी होती थी, यानी उसकी पत्नी को जैसे पद के अनुसार, अगर समाज में जैसे एक आम जन है, यदि कोई कृषक है तो उसकी पत्नी के पास क्या अधिकार होंगे, लेकिन जो राजा होते थे, राजा की पत्नी है या कोई उच्च पद पर आसीन जो मंत्री होते थे, उनकी पत्नियों के पास संसाधनों पर अधिकार रखने के जो है विशेष अधिकार होते थे। ये सभी बातें हमें उस समय के इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।